फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी हर उन महिलाओं की है जिन्हें ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पिछली एनिवर्सरी यूं ही गुजर गई थी, उदास और खामोश। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थीं कि कुछ करने का दिल ही नहीं किया। और अब आने वाली थी हमारी सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी, जिसमें अपने सभी अरमान हम पूरे करना चाहते थे। लेकिन इस बार भी नियति को शायद ये मंजूर नहीं था। तभी तो एनिवर्सरी से 15 दिन पूर्व हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया और पूजा नाराज होकर अपने मैके चली गई। झगड़े की वजह बेहद संजीदा थी। पिछली माह पूजा की माँ को हार्ट अटैक हुआ था। कुछ दिनों तक हम उनकी देखभाल करते रहे। जब तबीयत कुछ संभली तो मैं पूजा को लेकर घर आ गया, पर घर आकर वह सहज नहीं रह पा रही थी। उसे हर पल मम्मी की चिंता सताती रहती थी। उसके पापा का कुछ वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका था। 2 बड़े भाई व भाभी थी जो विदेश में सेटल थे। पूजा अपनी मम्मी को अब अपने साथ रखना चाहती थी, किंतु इस संदर्भ में मेरी अवधारणा बिल्कुल अस्पष्ट है। मेरा मानना है कि माता पिता की देखभाल करने का फर्ज बेटे का होता है, न कि बेटी और दामाद का। उस दिन भी हम दोनों में बहस छिड़ गई थी। पूजा बोली थी, बेटे अपने फर्ज से विमुख हो जाएं तो क्या किया जाए, माता पिता को यूं ही छोड़ दिया जाए बेसहारा तिल तिल मरने को। तुम जानते हो भाभी मम्मी को साथ रखना नहीं चाहती और भैया को उनके आगे चलती नहीं। पूजा, तुम एक बार मम्मी को अपने साथ ले आई तो फिर भैया मम्मी की ओर से बिल्कुल बेपरवाह हो जाएंगे। राज, तुम्हें क्या भैया भाभी का एटीट्यूड दिखाई नहीं दे रहा? इतने दिनों से मम्मी बीमार हैं, पर उन्होंने मम्मी को देखने आने भी आवश्यक नहीं समझा। 1-2 बार बस फोन कर औपचारिकता निभा दी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने प्रतीक्षा की। आखिरकार एक दिन उसके सब्र का पैमाना छलक गया और वह बोली, राज, तुम्हारे भी बड़े भाई हैं, लेकिन मैंने विवाह के बाद तुमसे कभी नहीं कहा कि मम्मी पापा का दायित्व अकेले मैं ही क्यों उठाऊं। तुम्हारे भाई का भी फर्ज है कि माता पिता को अपने पास बुलाए। मैंने पूरे मन से अपने सास ससुर की सेवा की, तो क्या अब अपनी मम्मी के प्रति अपने फर्ज से मैं पीछे हट जाऊं? उसका इस तरह अपनी मम्मी से अपने सास ससुर की तुलना करना मुझे बेहद नागवार गुजरा और गुस्से में मैंने उससे कह दिया कि उसे अपनी मम्मी की इतनी ही चिंता है तो वह अपने घर जाकर उनकी देखभाल करे। पूजा कुछ पल कतार दृष्टि से मुझे देखती रही। अगली सुबह सचमुच अटैची लेकर चली गई। उसका चले जाना मेरे पुरुषोचित अहम को छिन्न भिन्न कर गया था। मुझे लगा, क्या यही है उसकी नजर में मेरे प्यार का मोल? मैं उससे खफा था, बेहद खफा। दिन गुजरने लगे। इस दरमियान न पूजा का फोन आया और न ही मैंने उससे संपर्क करने का कोई प्रयास किया। किंतु वक्त एक अजीब सा है, ज्यों-ज्यों गुजरता है बड़े से बड़ी घटना की चुभन भी कम होने लगती है। मैरिज एनिवर्सरी की तारीख नजदीक आ रही थी और इसी के साथ मन की बेचैनी बढ़ रही थी। क्या इस बार भी यह दिन मायूस सा लौट जाएगा? क्या इस बार भी यह दिन मायूस सा लौट जाएगा? क्या पूजा
को मनाकर वापस ले आना चाहिए। उस दिन रविवार था। सुबह सवेरे ही आंख खुल गई और फिर चाह कर भी मैं सो न सका। अकेलापन जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, फिर वह नींद ही क्यों न हो। चाय ले मैं लॉन में आ बैठा, तभी मेरी नजर सामने वाले घर की ओर उठी। बालकनी में गुप्ता जी बैठे नजर आए। इसका मतलब वह नर्सिंग होम से वापस लौट आए थे। 8 दिन पूर्व एक शाम गुप्ता जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उनकी कार उस दिन गैराज में थी, इसलिए उनका बेटा अंकित बदहवास सा मुझे बुलाने आया था और फिर हम दोनों उन्हें नर्सिंग होम ले गए थे। शिष्टाचारवश मैं उनका हाल जानने उनके घर की ओर चल पड़ा। मुझे आया देख वे लोग बहुत खुश हुए। अमन उन्हें गर्म दलिया खिला रहा था। मैंने कहा, गुप्ता जी आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपके बेटा बहू आपकी बहुत सेवा करते हैं। गुप्ता जी मुस्कुराए और बोले, अमन मेरा बेटा नहीं दामाद है और श्रुति मेरी बेटी। मैं अचंभित रह गया। जब चलने को हुआ तो अमन और श्रुति ने आग्रहपूर्वक नाश्ते के लिए रोक लिया। श्रुति चाय बनाने किचन में गई और मैं और अमन ड्राइंग रूम में बैठे थे। वार्तालाप के दौरान मैं अपने मन की उथल पुथल रोक न सका और पूछ बैठा, अमन बुरा न मानना तो एक बात पूछूं? श्रुति क्या गुप्ता जी की इकलौती संतान है? कोई भाई नहीं है? एक भाई है जो लंदन में रहता है, अमन ने बताया। ओह, इसलिए यह दायित्व तुम उठा रहे हो? मेरे लहजे से सहानुभूति का पुट था। अमन मेरे मंतव्य को समझ तुरंत बोला, मैं पापा के दायित्व को अपनी विवशता नहीं बल्कि अपना फर्ज समझता हूँ। वह इंडिया में होता तब भी मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता। एक बात बताओ, जब स्त्री के लिए सास ससुर की सेवा करना उसका कर्तव्य है तो पुरुष के लिए क्यों नहीं? हर बात की अपेक्षा स्त्री से ही क्यों की जाती है, पुरुष से क्यों नहीं? यह तुम्हारा बड़कपन है जो ऐसा सोचते हो। अन्यथा आज भी लोग पुरानी मान्यताओं से ही जुड़े हुए हैं कि माता पिता की देखभाल बेटे करते हैं, न कि बेटियां। मैं बोला, हम लोग पढ़े लिखे हैं राज, हम भी इन पुरानी धारणाओं को नहीं तोड़ेंगे तो फिर कौन तोड़ेगा? मैं तो एक सीधी सी बात जानता हूँ, यदि हम वास्तव में अपने जीवन साथी को प्यार करते हैं तो उसकी भावनाओं का, उससे जुड़े हर रिश्ते का हमें उतना ही सम्मान करना चाहिए जितनी हम उससे अपने लिए अपेक्षा रखते हैं। श्रुति भी अब तक चाय लेकर आ चुकी थी। वह बोली, भैया लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से मापदंड बना लेते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार माता पिता की संपत्ति पर सिर्फ बेटे का हक होता है, पर अब तो बेटियां भी बराबर की हिस्सेदार होती हैं। फिर दायित्व उठाने से परहेज क्यों? बेटा हो या बेटी, हर बच्चा अपने दायित्वों को समझे तो वृद्धा आश्रमों की आवश्यकता ही ना पड़े। अमन और श्रुति की बातों ने सीधे मेरे हृदय पर चोट की। ऐसा लगा मानो वो मुझे आईना दिखा रहे हों। अपनी अवधारणा पर मुझे प्रश्न चिन्ह लगा दिखाई दे रहा था। आज तक मित्रों के बीच बैठकर बड़ी बड़ी बातें किया करता था, नारी के अधिकारों और समानताओं पर लेक्चर दिया करता था। आज समझ में आया मेरी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। क्या मैं वास्तव में पूजा को हृदय की गहराइयों से प्रेम करता हूँ?
यदि हाँ, फिर क्यों नहीं उसकी भावनाओं को महसूस कर सका? उसके प्रेम में समर्पण था, कर्तव्यों में आस्था थी। जिस समय मेरा विवाह हुआ था, पापा का किडनी का इलाज चल रहा था। वह डायलिसिस पर थे। साल भी पूरा नहीं हुआ और उनका स्वर्गवास हो गया था। पापा के चले जाने से माँ एकदम टूट सी गई थी। पूजा ने उनके दर्द को समझा, उनके अकेलेपन को बांटने का यथासंभव प्रयास किया और इसके लिए उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी। उसके शब्द आज भी मेरी स्मृति में अंकित है। उसने कहा था, राज, जॉब का क्या है, वह तो मुझे बाद में भी मिल जाएगी, लेकिन इस समय माँ का अकेलापन उन्हें डिप्रेशन में डाल सकता है। और आज जब बारी मेरी थी तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे भाग रहा हूँ। मेरा मन पश्चाताप से भर उठा। पूजा को मनाकर घर वापस बुलाने के लिए हृदय छटपटाने लगा, किंतु किस मुंह से वहां जाऊं? सब कुछ जान लेने के बाद क्या उसकी मम्मी अब यहाँ आने के लिए सहमति होंगी? क्या सोचेंगी वह मेरे बारे में? उन्होंने मुझे इतनी ममता दी और मैंने क्या किया? वह पूरी रात आंखों में ही कट गई। अगली सुबह मुंह अंधेरे ही मेरी मोबाइल की घंटी बज गई। हेलो, मैं बोला। दूसरी ओर से मेरा मित्र की आवाज आई, हैप्पी एनिवर्सरी। ओह, थैंक यू। तभी उसकी पत्नी बोली, हैप्पी एनिवर्सरी भैया। पूजा कहाँ है? उसे फोन दीजिए। पूजा अभी सो रही है। मैंने झूठ का सहारा लिया। ठीक है, हम चारों दोस्त रात में तुम्हारे घर आ रहे हैं, डिनर वहीं करेंगे। किंतु किंतु परंतु कुछ नहीं। पूजा के हाथ का खाना खाएं। काफी दिन हो गए। मैं दुविधा में फंस गया। अब क्या करूं? पूजा को बुलाना पड़ेगा, अन्यथा हमारे झगड़े के बारे में सभी जान जाएंगे। हिचकिचाते हुए मैंने उसे फोन मिलाया। दूसरी ओर से उसकी आवाज आते ही मैं बोला, कैसी हो पूजा? ठीक हूँ, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। मम्मी कैसी हैं? मैंने पूछा। दूसरी ओर लंबी खामोशी छा गई। कुछ क्षण की प्रतीक्षा के बाद मैं पुनः बोला, पूजा, तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और मेरे मित्र डिनर पर आना चाहते हैं। तुम घर आ जाओगी तो मेरी इज्जत बच जाएगी। वह कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, प्लीज पूजा, इनकार मत करना। कितने बजे आना है? उसने पूछा। मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं उत्सुकता से भर उठा, किंतु वह ठंडे स्वर में बोली, मैं स्वयं आ जाऊंगी। 1 घंटे बाद पूजा आई। वह पहले से काफी कमजोर लग रही थी। उसकी आंखों में एक तटस्थ सी उदासी थी, जिसे देख मेरा हृदय द्रवित हो उठा। अपनी एनिवर्सरी के दिन उसे हृदय से लगाकर प्यार करना तो दूर, मैं उसे शुभकामनाएं भी न दे सका। कभी कभी चाह कर भी इंसान अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। कहीं न कहीं उसके आगे स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। जब अपनी इज्जत पर आई तो अपने अहम को दरकिनार कर उसे बुला लिया। पूजा की दी हुई लिस्ट के अनुसार मैं मार्केट से सामान ले आया और उसने खाना बनाना प्रारंभ कर दिया। सारा दिन मैं किचन के आसपास ही मंडराता रहा। शायद पूजा कुछ बोले, किंतु हम दोनों के बीच की पड़ी दरार में शब्द कहीं गुम हो गए थे। क्या यह दरार पटना अब संभव था? शाम 7 बजे मेरे मित्र अपनी अपनी पत्नियों के साथ घर पर आ गए। मैं यह देखकर अचंभित रह गया कि सुबह से जिस पूजा के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था, मेरे मित्रों के आते ही उसके व्यवहार में आश्चर्यजनक
रूप से परिवर्तन आ गया था। अचानक ही वह बेहद प्रसन्न नजर आने लगी थी और दूसरों के साथ साथ मुझसे भी बहुत हंस हंस कर बात कर रही थी। उसने एक खूबसूरत सी साड़ी चेंज कर ली थी जिसमें वह बेहद सुंदर नजर आ रही थी। उसकी समझदारी और व्यवहारिकता का मैं कायल हो गया। किसी को तनिक भी संदेह नहीं हो पाया था कि हम दोनों के बीच झगड़ा था। जब तक मेहमान घर से रुखसत हुए रात्रि के 10 बज चुके थे। बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। उसने जल्दी जल्दी किचन समेटा और पर्स उठाकर घर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी। मेरा हृदय में हुक सी उठी। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसकी बाहों को थाम लिया और भर्राए कंठ से बोला, मुझे क्षमा कर दो पूजा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ यह सोचकर कि मैंने तुम्हें कितना दुख पहुँचाया। तुम्हारी सेवा और कर्तव्य को मैंने अपना अधिकार समझा, किंतु बात जब मेरे कर्तव्य की आई तो उससे किनारा सा तुम्हारे विश्वास को खंडित किया। सच सच बताना, तुमने क्या मम्मी को सब कुछ बता दिया? नहीं, उन्हें बताकर मैं उनके हृदय को आघात पहुंचाना नहीं चाहती थी। ओह, तुम कितनी अच्छी हो पूजा, तुमने मेरा हृदय पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। अब हम कल सुबह ही उन्हें यहाँ ले आएंगे। कहते हुए भावावेश में मैंने उसके दोनों हाथ थाम लिए। पूजा ने अपने हाथ छुड़ा लिए और बोली, राज, पति पत्नी का रिश्ता कांच की तरह होता है। एक बार चटक जाए तो उसका निशान कभी नहीं जाता। तुम गलत कह रही हो पूजा। यह इंसान के व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर करता है कि वह किस रिश्ते को क्या रूप देता है। कांच की तरह कमजोर या पानी जैसा समतल जिसमें कितनी भी लकीरें खींचो वह कभी दो हिस्सों में बांट नहीं सकता। यही तो होता है पति पत्नी का रिश्ता। एक रास्ता भटक जाए तो दूसरा उसे संभाल लेता है। कातर दृष्टि से देखती रही वह मुझे, फिर गंभीर स्वर में बोली, नहीं राज, अब रहने दो। मैं नहीं चाहती मेरी माँ किसी की दया की पात्र बने। उसके शब्द मेरे हृदय को बीध गए। रूधे कंठ से मैं बोला, मेरे पश्चाताप को दया का नाम देकर मुझे मेरी ही नजर में मत गिराओ। पूजा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तलाश रहा था उन शब्दों को जो मेरे पश्चाताप को बयां कर पाते, किंतु मेरी आवाज की कपकपाहट मेरे अंतर्स के दर्द को बयां कर रही थी। भावनाएं सच्ची हो तो उनकी अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह जीवन साथी के हृदय तक पहुंचने की राह स्वयं बना लेती है। ऐसी ही कुछ हुआ था हमारे साथ भी। तभी तो पूजा की आंखें सावन के मेघ जैसी बरस पड़ी थी। व्याकुल होकर वह मेरी ओर बढ़ी। मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। वर्जनाओं की बेड़ियों से स्वयं की ऊंचाई पर जा पहुंचा था, जहां पति पत्नी सिर्फ शरीर से ही नहीं वरन मन से भी एकाकार होते हैं। कहने को यह हमारी सेकेंड एनिवर्सरी थी, किंतु वास्तविक मिलन तो हमारा आज ही हुआ था। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।